बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि शहर की सूरत हाल भी आपको बताएँ, शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करें, सेल्स प्रमोशन भी आपको बताएँ। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मौसम कैसा रहेगा आज। हमारे साथ हैं जुनेद रियाज। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश के इम्कानात हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर मतलब अबरआलूद रहने की वजह से हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। और अगर आज हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखी गई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत सुबह के वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 82% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 71% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और आज शहर में ठंडी हवाएं चलने की वजह से जो है हब्स की शिद्दत में जो है वो मामूली कमी देखी जा सकेगी और दर्जा हरारत में भी आज मामूली कमी होगी और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने जुम्मे के रोज़ भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। वेदर अपडेट्स आपने हमें दी। एक्चुअली हमने हमेशा से, मैं तो बचपन से ये देख रही हूँ कि 14 अगस्त पे जब भी तैयारियां हम स्पेशल करते हैं तो बारिश हो जाती है। तो इस दफ़ा भी इम्कानात यही बताए जा रहे हैं, मॉनसून भी है और बारिशों के इम्कानात भी हैं। तो खैर बच्चे घर में तैयारियाँ कर रहे हैं और 14 अगस्त पे अगर बारिश हो गई तो वो सारी सजावटें जो हैं वो हमारी अपनी सजावटें सारी ख़राब हो जाती थी और फिर हम उसको बैठ कर देखते रहते थे। खैर, ये तो बचपन के शौक़ होते हैं, हमेशा याद भी रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरी में सबसे पहली खबर हमारे पास है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नैब ने जायदादों का हिसाब मांग लिया। 2 अफसरान उस्मान बुज़दार के खिलाफ वादा गवाह बनने को तैयार। साफ पानी मंसूबे में 1 अरब 80 करोड़ का घपला, गैर मयारी प्लांट्स लगाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। शोबा फ्रेट की नाकस हिकमत अमली, जुलाई में रेलवे को करोड़ों का नुकसान। सोशल मीडिया पर इश्तिहाल अंगेजी, लाहौरियों का 10वां नंबर। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी, जैसे जुनेद ने हमें वेदर अपडेट्स दी। 14 अगस्त की तैयारियां बहुत जोशो खरोश से हम तो किया करते थे, घर में झंडियां वगैरह भी लगाया करते थे। बारिश हो जाती थी, सारी तैयारी खराब हो जाती थी। ऐसे ही है। अब तो बहुत सारी सहूलतें बच्चों को अवेलेबल हैं कि बनी बनाई जो झंडियां हैं वो धागे के अंदर लिपटी हुई मिल जाती, आप वो लेके जाएं और जाके कील के साथ जिधर भी आपने बांधनी है वो बांध लें। जब जब हम 14 अगस्त मनाए तब ऐसा नहीं होता था। झंडियां लेके आए हैं, फिर वो नलकी का धागा उतारें, फिर गोंद जिसको आजकल आप यो कहते हैं वो नहीं होती थी उस वक्त। गोंद ढूंढ रहे हैं, अगर गोंद नहीं मिली तो आटे को जो है वो पानी के अंदर थोड़ा सा पतला करके फिर उसके साथ ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ही वो बकायदा एक वो। खैर अब तो इतनी जबरदस्त चीजें आ गई हैं कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस वक्त हम बड़ी मेहनत करते थे, बहुत जबरदस्त एग्जैक्टली। और वो बड़ा मजा आता था कि 14 यानी कि अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ है और हम ये तैयारियां शुरू कर देते थे कि 14 अगस्त आ रही है, झंडा लगाना है, झंडियां लगाएं। अच्छा, ना सिर्फ घरों के अंदर, जो मोहल्लों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर बाकायदा कमेटियां बनती थी, बच्चों की अलग होती थी। एक्चुअली हर किसी की कोशिश होती थी कि सबसे ज्यादा सजावट हम एग्जैक्टली। लेकिन अब वो नहीं है, माजरत के साथ अब हमें वो जोशो खरोश नजर नहीं। हम सिर्फ 14 अगस्त को जो है ना, वो मैं आपको बताऊं, किसी को बुरा लग गया, अच्छा, हम उसको सिर्फ एक दिन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त, लेकिन उस जज्बे की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है रेलवे स्टेशन को इतनी खूबसूरती से सजाया जाता था, फिर मॉल रोड एक्चुअली हर तरफ हमें सर हर जगह पे पूरे शहर के अंदर मैं आपको बताऊं, वो 5 साल का बच्चे से लेके
70-80 سال کے بوڑھے تک کا وہ جو جوش و جذبہ ہوتا تھا نا وہ اب ہمیں مقید نظر آتا ہے. اب ہم نے 14 اگست کو رنگ کسی اور چیز کا, ہم نے ہلڑ بازی کا رنگ دے دیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. خیر ضرورت اب اس کی ہے کہ وہ جو جذبہ ایکچولی وطن سے محبت کا ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے زندہ کیا جائے, اور وہ زندہ کرنا ہے ہم نے, آپ نے مل کے, ہمارے نوجوانوں نے. تو ہلڑ بازی سے نکل کے آپ وطن سے محبت کا اظہار بہت اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ کل ہم 14 اگست دیکھتے ہیں, آج رات 12 بجے ہی لوگ باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں. ضرور جشن منائیں, لیکن جشن منانے کا ایکچولی جو طریقہ ہوتا ہے وہ ضرور یاد رکھیں, کسی کو تنگ مت کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنے وطن کا بھی خیال رکھیں, ایک عزم کریں اور اس عزم کو لے کے آگے چلیں. آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں. نیب نے جائیدادوں کا بھی حساب مانگ لیا ہے. 2 افسر عثمان بزدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. بٹ صاحب کل تو سی ایم صاحب نے کمال ہی کر دیا, اتنے زبردست جواب دیے. دیکھیں نیب نے بھی تو پھر زبردست کیا نا, انہوں نے سجی وہاں کے کھبی مارتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نیب نے بھی تو ویسے ہی کیا. اچھا وہ جو آپ سی ایم صاحب کی معصومیت کے ہمیشہ دعوے کرتے تھے نا, اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں اب تھوڑے سے کل سوالات کے جوابات ہیں, تو مجھے وہ دیکھیں انتہائی معصوم لگے. نہیں وہ بالکل معصوم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ جو کچھ ان کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کیا جا رہا ہے بہت غلط ہے. آنیسٹلی میں اس بندے کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں. سمپل بات بتاؤں, آپ یہ دیکھیں جو کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کے اندر وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ گئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم کے جو سابقہ پرنسپل سیکٹری تھے انہوں نے دباؤ ڈال کے یہ کام کروایا. اب لازمی تو یہ نہیں ہے نا کہ سی ایم نے ہی کہا ہو تو اس نے کیا ہو, کیونکہ جو سابقہ پرنسپل سیکٹری ہیں ان کے بارے میں کافی ساری شکایات تھی. میں سی ایم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں ایز ایک رپورٹر جو ہمارے پاس انفارمیشنز وہ کافی زیادہ تنگ کر رہے تھے, ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں آئی تھی سامنے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. دیکھیں پرنسپل سیکٹری کا مطلب ہے کہ آپ سی ایم ہیں, ہر چیز تو سی ایم نے نہیں دیکھنی نا, ہر چیز تو سی ایم کے پاس سے تو نہیں گزر کے جائے گی فائلیں. وہ انہوں نے کہا بھی کہ ہر چیز تو میرے پاس سے گزر کے نہیں جانی ہے. ایشو یہ ہے کہ سی ایم کو ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ بنیادی طور پہ کیا جا رہا ہے. اچھا ایک رائے یہ بھی ہے, رائے ہے یہ کہ جی یہ بنیادی طور پر بیلنس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کے ساتھ نیب جس طرح کا کر رہی ہے اس کے بعد اس چیز کو بیلنس کیا جا رہا ہے. جی بالکل, یہ کسی حد تک. لیکن بٹ صاحب 70 کوسچنز جن میں سے 60 کے جواب سی ایم صاحب نہیں دے سکے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں میرے سامنے بھی اگر آپ وہ پرچہ رکھ دیں گی کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہوگا, تیاری میں نے کسی اور چیز کی ہوگی, پرچہ یعنی کہ تیاری میں نے میتھ کی, وہ والا پیپر تو نہیں ہے سر, ہے وہی والا پیپر ہوتا ہے سر. دیکھیں نا تیاری میں نے میتھ کی ہے, پرچہ میرے آگے آپ سائنس کا رکھ دیں تو آپ مجھے بتائیں میں سائنس کے یعنی سی ایم صاحب تیاری کر کے گئے تھے, تیاری کر کے وہ گئے تھے. دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ نہیں کی, پورے 2 سالوں کے اندر سی ایم صاحب نے میڈیا کو ایسے فیس نہیں کیا جس طرح پچھلے ہفتے انہوں نے 2 دن کیے ہیں. اچھا 2 فنکشنز کے اوپر انہوں نے تڑاک پڑاک کر کے ٹھا کر کے جواب دیے ہیں میڈیا کو. میڈیا نے جو کوسچن کیا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا یوں نہیں, اس نے کہا جی یوں, انہوں نے کہا یوں نہیں, انہوں نے کہا یہ بھی ہے. یعنی کہ پورے 2 سالوں کے اندر انہوں نے میڈیا کو, اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اپنے اس خول سے باہر نکلنا شروع فارم میں آنا شروع ہوئے ہیں. اب مسئلہ ایک یہ بھی آ رہا ہے, آپ ایک چیز نظر انداز کر رہی ہیں, وہ کیا؟ 18 اگست کو پی ٹی آئی کے 2 سال مکمل ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں سی ایم صاحب نے حلف بھی اٹھایا تھا, اب ان کو مہلت بھی 18 اگست کی ہی دی گئی ہے. زبردست, یہ تو آپ نے واقعی میرے مائنڈ میں بھی نہیں آئی, یہ چیز آپ نے بتا دی, زبردست. دیکھیں 18 اگست اب جو کچھ ہونا ہے اس دوران, 18 اگست کا دن یعنی ہم انتظار کرنے بیٹھ جائیں کیا ہو رہا ہے. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ سی ایم صاحب پرسوں رات کو اسلام آباد گئے, کل وہ واپس آئے ہیں. اب کو وہاں سے کچھ بریفنگ لے کے آئے ہوں گے یا کچھ کر کے آئے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ جو ان کو سوال نامہ دیا گیا, جو جائیدادوں کا ان کو کہا گیا ہے, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, جو باہر چمگوئیاں ہو رہی ہیں سیاسی حلقوں کے اندر, کہ دیکھیں جائیدادیں تو بنائی گئی ہیں, جائیدادیں تو بنائی گئی ہیں. کسی نے جو ذرائع ہیں ایویں میرے تے کو بندوق تان کے گولیاں ہی نہ مارنا شروع کر دے اور کوٹ چی کسیٹنا شروع کر دے. بھائی پھر کہہ رہا ہوں, کسی نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جی انہوں نے فلاں جگہ پہ بھی بنائی, فلاں جگہ پہ بھی انہوں نے فلاں کانٹریکٹر سے اپنا گھر بنوایا وغیرہ 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 وغیرہ. اس کے بارے میں پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے سی ایم صاحب یہ
کام کیا ہے. تو جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نے ہنس کے کہا, انہوں نے کہا یار وہ سی ایم ہے, اتنا تو اس کا بنتا ہے نا. تو دیکھیں سی ایم کوئی بھی ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اچھا وہ نہیں کرے گا تو اس کے ریلیٹیوز تو اس کا نام لے کے کریں گے نا. بالکل ایسے ہی ہے, یہ عموماً ہوتا ہے, تاثر ہے ہمیشہ ماضی میں بھی ہم یہ ایسا ہی ہوتا ہے. بٹ صاحب یہ 2 افسر جو وعدہ معاف گواہ بن کر سامنے آئے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بننا ہی بننا تھا, اور یہ بیان جو ہے بہت پہلے ریکارڈ کر لیے گئے تھے. نیب کا جو تلوار ہے وہ اس سے آپ کو اگر یاد ہو جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو بیوروکریسی کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالنے سے گریزاں تھی. ایسے ہی بالکل صحیح. اس کی ریزن یہ تھی, آپ نے 2 شہباز شریف صاحب کے 2 بڑے بیوروکریٹس کو جو ان کے رائٹ ہینڈ تھے, آپ نے ان کو اٹھا لیا. احد صاحب کو, احد چیمہ صاحب کو, اور ان کے ساتھ ان کے جو پرنسپل سیکٹری فواد صاحب کو. اس کے بعد بیوروکریسی کو یہ خوف تھا کہ اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر ہمیں بھی اٹھا لے گی. یہ وعدہ معاف گواہ جو بنے یہ اسی کنڈیشن میں بنے ہوں گے کہ بیوروکریسی کو یہ خوف ہے. وہ کہتے ہیں, وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں اگر ہم سائن کر دیں کل کو نیب ہمیں اٹھا لے گی. ابھی بھی کئی پروجیکٹ ایسے رکے ہوئے, یہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے. یہ 2 گواہوں کے, اچھا یہ صرف 2 گواہ نہیں ہیں, میری اطلاع اس کے اندر یہ بھی ہے معاف گواہ بن گئے ہوئے. اطلاع یہ ہے ان میں سے بھی, اور یہ رقم جو بتائی جا رہی ہے یہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہے. میں فیگر نہیں کوٹ کر رہا, جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے یہ فیگر اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ 5 کروڑ کا معاملہ نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ کی فیگر ہے جو مبینہ طور پر سی ایم صاحب کے اوپر لگایا گیا الزام کہ سی ایم صاحب نے لی ہے. میں اس کے بارے میں کومنٹ نہیں کر سکتا لی ہے یا نہیں لی ہے, لیکن الزامات لگے ہیں, جواب تو ان کو دینا ہے. اب سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی شراب کے لائسنس کی, اوتھے آ گیا پرفارما سائنس دا. ہوں انہوں نے اس سائنس کی تیاری کرنی ہے, ان سائنس کی تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس وقت, سائنس کے پیپر کی تیاری کے لیے وقت جو ہے وہ بہت ناکافی ہے. یعنی ہم یہ کہہ دیتے ہیں سی ایم صاحب شارپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں, معصوم سے اسٹوڈنٹ نکلے. معصوم سے اسٹوڈنٹ, میری طرح نکمے سے اسٹوڈنٹ ہے بیچارے. خیر بٹ صاحب, بزار حکومت پولیس اہلکار بھرتی کرنا بھول گئی, ایسا کیوں ہے؟ ایڈیشنل آئی جی کانسٹیبل رینک تک 21,500 آسامیاں خالی پڑی ہیں. کم تعداد نہیں ہے بٹ صاحب, یہ دیکھیں بالکل کم تعداد نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں جو پہلے کانسٹیبل وہ کیا کر رہے ہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے بٹ صاحب. بھائی آپ 21,500 اور بھرتی, میں کہتا ہوں 50,000 اور بھرتی کر لیں, نوکریاں دینی چاہیے, نوکریاں دینی چاہیے. لیکن جو پہلے بھرتی کیے ہوئے وہ کیا کریں, اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہیں گے آگے بڑھیں گے, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے. صاف پانی منصوبوں میں 1 ارب 80 کروڑ کا گھپلہ, غیر معیاری پلانٹس لگانے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. اس میں میں بات کروں گی بٹ صاحب, آج تو سارے بی آر ٹی کی طرف ٹی وی چینلز ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو مبارکباد دینی تھی میں نے, سچ مجھے بھول گیا. چلیں آپ کو یہ مبارک, میں بھی اب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اب آپ پکے ہو جائیں کہ آپ کی اورنج ٹرین چلے گی. چلیں یہ ہمارے شہریوں کو, لاہوریوں کو ہم نے مبارکباد دے دی ہے کہ جی اورنج ٹرین جو ہے وہ اب چلنے کو تیار ہے, کیونکہ اس کو ہم ہمیشہ سے ریلیٹ کرتے رہے ہیں بٹ صاحب. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہمیشہ سے ہم یہ, اب تو نہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی بات ہے. امید تو یہی ہے, امید پہ ساری دنیا قائم ہے, ازل سے لے کے ابد تک امید اللہ پاک نے امید پہ رکھا ہے. مجھے اللہ پاک سے بڑی امید ہے کہ اب لاہوریوں کی مشکل بالکل ایسے. اچھا میرے سامنے خبر بھی ہے کہ میٹرو ٹرین اورنج لائن جو ہے یہ نشئی افراد کی ماجگا بن گئی تھی, تو اب میرے خیال سے یہ رونق بحال ہونے کی امید ایک نظر آ گئی ہے. بالکل ہے سر. میں تو کل وہ ٹکر میرے پاس آیا, میں نے چیٹ میں دیکھا بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح ہو گیا. میں صبح جیسے میں نے ٹی وی آن کیا, ہر طرف یہی دھوم نظر آ رہی تھی کہ آج 3 بجے افتتاح کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب پہنچنا ہے. میں اسپیشلی سوچ رہا ہوں کہ میں اب جا کے اس شاہکار قسم کے منصوبے کو خود دیکھ کے آؤں. چلیں اس سے بٹ صاحب ہمیں تھوڑی سی امید جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ جب ایسا کچھ ہوگا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال صاف پانی منصوبے پہ کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ دیکھیں سابقہ حکومت کے منصوبے ہیں یہ ہماری ترچھی ٹوپی والے سرکار کے منصوبے ہیں, بقول اپوزیشن کے. شہباز شریف صاحب محترم ہیں, میرے بڑے ہیں وہ, یہ ان کے وزیر اعلیٰ یہ جو تھا نا یہ تھوڑا سا بیٹ کا اثر ہو جاتا بٹ صاحب. اور لازمی گل ہے سر, خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ نہ پھڑے تو پھر کس طرح. صحیح نہیں, لیکن نہیں, بہرحال نہیں ہوں, میں معذرت ان کے بارے میں ایسے کومنٹ کرتا ہوں, اس لیے معذرت. یہ سابقہ حکومت کے منصوبے تھے جن کے اوپر یہ گھپلوں کا انکشاف ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی روک بھی دی گئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کئی ایسے پلانٹس ہیں جو ابھی تک بند پڑے ہیں, فلٹریشن پلانٹ کے. اچھا, میرا ہمیشہ سے تجسس رہا کہ یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہیں کیا ان
के कभी फिल्टर्स भी चेंज हुए या नहीं हुए? बिल्कुल। कभी नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा जाके कि किसी ने इसका ताला खोल के इसके बट अंदर साहब जाके। फिल्टर चेंज होना तो बात की बात है, उनके हालात ऐसे हैं कि वहां से आज से आप साफ पानी, क्योंकि जहां जहां हमने देखा बाहर गंदगी के ढेर भी होते हैं, तो बिल्कुल। साफ पानी किस तरह से आप वहां से ले देखिए सकते हैं? ये तो जिस बंदे ने उस जगह को इंस्पेक्ट करके वहां पे ये लगाया, क्या उसने इस चीज का जायजा लिया? अभी भी आब पाक अथॉरिटी भी अब ये मंसूबे लगाने जा रही है, वो भी आगे खबर आएगी। आप ये देखें कि असल चीज तो यही देखने वाली होती है कि जिस जगह पे आप ये मंसूबा प्लांट लगा रहे हैं, क्या वो जगह साफ सुथरी है या नहीं है। अच्छा, उसके अंदर फिर वही बात आ जाती है, अवाम को हम रगड़ा। बात यह आपने देखे कई जगहों पे, मैंने ऐसी जगहों पे देखे हैं कि जहां पे लोगों ने वहां पे लगाए हुए फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक गायब उखड़ के ले गए हैं। आप मुझे बताएं ये कोई शहरी है? बिल्कुल नहीं। कि आपके लिए मंसूबे के लिए। बहरहाल खैर चले, वो तो एक अलग बात है। अब ये जो घपला सामने आया है, मुझे ये समझ नहीं लगती कि जब एक हुकूमत चली जाती है तो उसके घपले क्यों निकलना उसके शुरू हो जाते घपले हैं? क्यों बाद में बिल्कुल। निकलना शुरू हो? बिल्कुल। उसके दौर में क्यों नहीं हम कोई मैकेनिज्म ऐसा क्यों नहीं बनाते कि उसके दौर साथ में ही साथ ऑडिट होता रहे चीजों में, शफाफियत साथ। एग्जैक्टली। बट साहब ये तो चले माजी की बात है, अब वाली चीजों में आपको शफाफियत कहाँ नजर आ रही है? मुझे सर सिर्फ ये बता दें। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जब भी ये हुकूमत जाएगी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, माजी के हुक्मरानों की निस्बत इन हुक्मरानों के ज्यादा बट साहब साफ पानी की हमने बात की, आबे पाक अथॉरिटी वाली खबर भी मैं साथ ही शामिल कर लेती हूँ। हुकूमत का एक पैसा खर्च नहीं होगा, चौधरी सरवर की जानिब से ऐसा कहा गया। अब इस मंसूबे की खासियत क्या है, ये मुझे बता दें। देखिए ये बुनियादी तौर पर पहले तो चौधरी सरवर साहब की जो फाउंडेशन थी, सरवर फाउंडेशन, उसके पास था ये मंसूबा, लेकिन चूंकि इसके ऊपर चौधरी इतराज़ात सरवर साहब इस पे खासे मुतहरिक भी हमें नजर आए, बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आए हैं, और ये वाकई रियलिटी, क्योंकि उन्होंने इस शोबे के अंदर पहले से काम किया हुआ है, काम बल्कि वो कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पकड़ा। और वो खुद जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, टोबा टेक सिंह से, देखिए दूर दराज का शहर है, अब पानी से यानी कि 90% जो है जो बीमारी की रेशियो है वो 90% है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा होगी। मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं, ना कोई रिपोर्टर हूँ, इसलिए लेकिन उन्होंने इस मंसूबे के ऊपर काम किया है। कल उन्होंने एक ब्रीफिंग भी रखी जिसके उन्होंने बताया कि अब तक जितना प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया है, सरकार से पैसा नहीं लिया। हमने उनसे पूछा जी कि आपने क्यों नहीं लिया? वहां पे जो इस चेयरमैन है आबे पाक अथॉरिटी के सलीम मेला साहब, उन्होंने कहा जी कि मैंने खुद कहा, चूंकि रिटायर्ड जर्नल है ना, तो जर्नल नहीं होता, हाथी मरिया 1.25 लाख दा, तो जिंदा लाख दा मरे की ज्यादा कीमत होती है। सही कह रहे। उन्होंने कहा जी कि हमने ऑफिस का कहा, हमें ऑफिस भी नहीं मिला, हम खाना पीना भी, गौहर इजाज साहब भी मौजूद थे, खाना पीना जो मीटिंग्स है वो खुद अपने खर्चे से करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन सरकार से वो कहते हैं कि हमने पैसा लेना है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए, कि जो पानी हम फराहम करेंगे उसके लिए लेंगे, बाकी ऑफिस वगैरह ये एक तरफ, ये सारा हमारा है। बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन मुझे खौफ है, मुझे डर है कि जब भी ये हुकूमत जाएगी, इसमें से घपले जरूर सामने आएंगे। देखिए हर चीज के अंदर आप ये कि शफाफियत बरकरार रहे, बट साहब ये तो बाद में ही, माजी में ही होता आया, आगे भी इस तरह की मिसालें हमें नजर आएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई मंसूबे हैं, आवाम के लिए हैं, तो उन्हें जो है वो आगे भी लेकर चलना चाहिए और फिर अपने ही वक्त में मुकम्मल भी करना चाहिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी अगली खबर की तरफ आएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी इस वक्त शोबा फ्रेट की नाकिस हिकमत अमली, जुलाई में रेलवे को करोड़ों का नुकसान। बट साहब इस बारे में क्या कहेंगे? रेलवे, हमें पहले भी खसारे की खबरें ही हम डिस्कस करते रहे हैं और अब जुलाई में भी जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक रेलवे को नुकसान का सामना है, क्या कहेंगे? बट साहब मुस्कुरा रहे हैं। जान की अमान पाऊं, शेख साहब से तो कुछ अर्ज करूं। जरूर जरूर जरूर। शेख साहब है बात ही खत्म कर दी आपने। शेख साहब है, शेख साहब है, शेख, तमाम शेख हजरात से माजरत के साथ। देखिए जब शेख साहब होंगे तो फिर खसारे में जाएगा ना, शेख साहब ना अपने ऊपर कुछ लगाते हैं। लेकिन भट्ट साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको इस तरह से जबरदस्त चीजें गिनवाई जाती हैं माजी के साथ कंपैरिजन करके कि ये कर दिया, और जहां कहीं खसारा होता है वो आपने कोरोना पर भी डाल दिया, वो आपने माजी पर भी डाल दिया।
اب تو جولائی میں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس پہ اچھا خاصا نقصان ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن دیکھیں ٹیم کا کپتان وہی ہوتا ہے نا کہ جو کرائسس میں سے آپ کو اٹھا کے لے آئے. اتنے ٹرین کے حادثات ہوئے ہیں, یہ وہی شیخ صاحب ہیں, یہ وہی شیخ صاحب ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے اور لاہور میں کبھی اسلام آباد میں دھواں دار پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے اگر فلاں حادثہ آ جائے تو ریلوے منسٹر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. خواجہ سعد صاحب کے اوپر ریکارڈ حادثات ہوئے ہیں, کتنے ریکارڈ کیا اتنی سی بھی. اور ایکچولی بٹ صاحب لوگ ٹرین پہ سفر کرنے سے گھبرانے لگ گئے ہیں, جس طرح کے حالات رہے ہیں, جس طرح سے حادثات ہوئے ہیں بیک ٹو بیک لوگ ڈر گئے ہیں. تو لازمی بات ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے, آپ دوسرے کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. تو نقصان تو ہے, شروع دن سے ریلوے نقصان میں جاری. وہ کہاں گیا ڈبل ٹریک بنائیں گے, وہ کہاں گیا کہ ہم ٹرینوں کو ایسے اپ گریڈیشن کریں گے, نئے جو ریلوے انجنز لے کے آ جائیں گے, وہ کہاں پہ گئے. شیخ صاحب آتے ہیں, شیخ صاحب بیٹھتے ہیں لاہور میں, دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے شیخ صاحب بڑے ہیں ہمارے, اور یہ جتنا میڈیا ہے, جتنا اس وقت جتنے آپ کو چینلز نظر آ رہے ہیں, دیکھیں ایک کریڈٹ میں شیخ صاحب کو ضرور دوں گا, یہ شیخ صاحب کی وجہ سے ہے. جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر یہ جتنا میڈیا آیا یہ شیخ صاحب کی وجہ سے ہے. لیکن معذرت سے انہوں نے نا غلط شعبہ چن لیا ہے, منسٹر بھی وہ ریلوے کے بن گئے, اطلاعات کے وہ بن نہیں سکے. میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نا پارٹ ٹائم نجومی بن جائے. صحیح ہے, تو نقصان دیکھیں نا, نقصان ریلوے کو ہو رہا ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یاری دوستیاں بہت. اور اچھا ہاں, آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پی ٹی آئی کے اندر شیخ صاحب کی بے انتہا مخالفت ہے, بے انتہا مخالفت ہے. آپ کی سوچ ہوگی جہاں پہ آپ کی ہماری سوچ ختم ہوتی ہے نا کہ شیخ صاحب کی مخالفت اتنی ہوگی, نہیں, اس سے آگے کی ہے. اور ان کو کوئی منسٹر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن پرائم منسٹر نے تمام مخالفتوں کے باوجود ان کو اپنی کابینہ کے اندر رکھا ہوا ہے. ایک وقت یہ بھی تھا کہ شیخ صاحب کا داخلہ بنی گالہ کے اندر بند کر دیا گیا تھا. اچھا جی, ان کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا وہاں پہ اس وقت کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے. لیکن شیخ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو ان کو پورٹ فولیو دیا گیا کیا وہ اس کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آپ جب ماضی میں جاتے ہیں, ماضی میں اگر آپ جا کے کہتے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں کو اس طرح تو پھر آپ کو بٹ صاحب ماضی میں کیا ہوتا رہا, اب کیا ہوتا رہا, لیکن اگر مسلسل اسی طرح سے نقصان ہوتا رہا, خساروں کی ہم خبریں پڑھتے رہے, تو ہم اپنے ریلوے کو کہاں لے کے جائیں گے. لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں میرے خیال سے نقصان. دیکھیں ابھی بھی آپ کی ریلوے ہے وہ بہت زیادہ, یعنی کہ یہ تو فریٹ کی بات کر رہے ہیں نا, جو عام ٹرینیں چل رہے ہیں, آپ نے کتنے اسٹیشنز بند کر دیے کہ جی چونکہ ہم خسارے میں ہم نہیں کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ ٹرینوں پہ چلے جائیں, لوگ مجبوراً سفر کرتے ہیں. اس کے لیے نا پلاننگ کی ضرورت ہے بٹ صاحب, پلاننگ کی جائے دوبارہ سے اور وہ جگہ دوبارہ کھولی جائے جن کو بند کیا جا رہا ہے, تبھی آپ کا خسارہ بھی پورا ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. اہم خبریں آپ نے جانی. اگلی خبر نیوز پیپر میں جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے, سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی میں لاہوریوں کا 10واں نمبر اور راولپنڈی اس میں پہلے نمبر پر ہے. اب یہ چیزیں بٹ صاحب وہ ہیں جو کہ میں تو یہ کہوں گی کہ کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہیں. کس کا کردار ہے اس میں, مجھے بتائیں. دیکھیں اس کے اندر کسی کا بھی کردار نہیں ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر مرضی بیٹھ کے گند اچھال دیں. حکومت سے ہی کہتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب آپ کنٹرول کریں گے تو میں اس کو یہ کہوں گی یہ معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. دیکھیں اب جتنا بھی سوشل میڈیا ہے, وہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اور اس سے منسلک جتنے بھی بڑے تو پلیٹ فارم یہی ہیں. یعنی کہ آپ صرف ایک کومنٹ کر دیں, گالی سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اچھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگتی کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ کسی جو میں کشمیر کی بات کرتا ہوں, میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ چاہ رہا ہوں, اس کے اوپر آپ فوری طور پہ فیس بک کی جو انتظامیہ ہے وہ قدغن لگا دے گی, آپ کا اکاؤنٹ معطل کر دے گی, آپ نے اگر کوئی پکچر اس حوالے سے شیئر کی ہے اس کو بلاک کر دے گی. ہاں آپ اس کے اوپر بیٹھ کے کسی کی پگڑی اچھالتے رہیں, گالیاں نکالتے رہیں, اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں, اس کے اوپر اس پلیٹ فارم کے
जो करता धरता है वो बिल्कुल खामोश रहेंगे, वो कहेंगे वो बस करते रहें। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे नौजवान इससे इतने बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, इतने बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं कि उससे आपका मुआशरा तबाह होता चला जा रहा है। मुझे एक पॉजिटिव चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। बट साहब, आप आज जहाँ कहीं पे भी हैं आप अपडेट रहते हैं, चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं, मुल्क में पूरे हो क्या रहा है, मुल्क से बाहर क्या हो रहा है। तो जब एक इतना फ़ायदा है एक चीज़ का, उससे डबल नुकसान, तो उसको तो रोकना चाहिए ना सर। फ़ायदा मैं आपको बताऊं, मुझे तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आया। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मेरे पास एक पिछले दिनों एक तस्वीर आई कि जी ये बच्चा गुम हुआ है, और बराह करम इस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं ताकि इस बच्चे के जो वरसा हैं, जो वालिदैन हैं, वो मिल सकें। मैंने ना आमिर रज़ा साहब को मैंने दिखाई, मैंने कहा आमिर साहब ये एक तस्वीर आई, ये यार देखिए कितना प्यारा बच्चा है। आमिर साहब कहते ओ यार बट 3 साल पुरानी तस्वीर ही, ओहो, कहते 3 साल पुरानी तस्वीर ही। आप ये देखें, अच्छा वो सिर्फ उस जगह पर नहीं, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर शेयर हो रही है, और बहुत सीनियर लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। यानी कि मिसाल देने का मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक जुमला लिख दें और अंधाधुंध लोग उसको जो है वो आगे से कोई आगे शेयर इसको करते रहते परसू नहीं करेगा कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, बस वो उसकी अंधी तकलीद के अंदर जो है वो उसको फॉलो करी जाएंगे। मेरे बारे में अगर किसी ने लिख दिया है कि कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने तौहीन कर दिया है किसी जगह पे, तो वो उसके ऊपर मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। कोई ये नहीं चेक करेगा कि क्या ये वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। टोटली बट साहब, मैं तो इस खबर को इस तरह से वाइंड अप करूंगी कि जहां पर कुछ चीज़ों को रेगुलेट करने की सोशल मीडिया को ज़रूरत है, वहीं पर हमें भी अपने घरों में और अपने जितने हमारे नज़रियात हैं, हमारी आदत हैं, इन सबको भी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसको बिगाड़ की वजह हम लोग खुद ही बने। इस चीज़ को तो मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं आपका प्रोग्राम ऐसे वाइंड अप नहीं करूंगा। वाइंड अप है प्रोग्राम? जी बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुन, देखें प्राइम मिनिस्टर आपको मुझे इन सबको कहते होते ना घबराना ना, हुण मैं कहना प्राइम मिनिस्टर साहब हुण घबराना ना, ताड़ा वक्त जे। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन चुकी है। घर बैठे ही आप तमाम तर सहूलियात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान नज़र आते हैं कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं, घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेहमान आ गए हैं तो क्या एकदम से जल्दी चीज़ें कैसे अरेंज की जाएंगी। तो कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिन्होंने हमारी इस मुश्किल ज़िंदगी को आसान बना दिया है। ऐसी ही एक ऐप है चीता, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये चीते ऐप जो है, इसकी खसूसियात क्या हैं और इससे क्या क्या चीज़ें जो हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हेड ऑफ पार्टनरशिप हैं ये चीते की, आयशा जलील, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेम टू यू जी, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जो मैं अपने नाज़रीन को पहले मैं आयशा का तारुफ करा देती हूँ। जी, आयशा के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, आयशा चीता में शराकत की सरबराही भी करती हैं और मास्टर कार्ड, बैंक अल-फलाह, HBL, जैज़ कैश, फिंजा और इजी पैसा जैसी सनत के रहनुमाओं के साथ साथ माशाल्लाह से बहुत सारे कामयाब मुआहदे भी आयशा कर चुकी हैं। आयशा माशाल्लाह आपकी कामयाबी तो मुझे नज़र आ रही है, तो आपने इतनी छोटी एज में ये सब काम कैसे कर लिया, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। तो मैंने शुरू स्टार्ट किया था दुबई से, वहाँ मैं कर रही थी एक ई-कॉमर्स में ही काम। तो उधर मैंने ई-कॉमर्स से करके फिर मैं पाकिस्तान मूव हुई हूँ और फिर यहाँ मैंने देखा कि ई-कॉमर्स में यहाँ भी बहुत पोटेंशियल है और यहाँ भी हम लोगों को बहुत अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयर बना सकते हैं कि ई-कॉमर्स की क्या किस तरह का प्लेटफॉर्म है और क्या कुछ जो है वो आपकी रोज़ाना की हेल्प कर सकती है। तो उसमें जो है फिर मैंने यहाँ भी ई-कॉमर्स में चीते ज्वाइन आपने किया। कहा क्यों ना इस पे इनिशिएटिव लिया जाए और चीते को ज्वाइन किया जाए। अच्छा, अब चीते है क्या, हमारे नाज़रीन को ये बताएं। डिफरेंट ऐप्स हैं लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। अब जैसे चीते ऐप के बारे में जितना मैंने जाना है, इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो मुझे ये बताएं ये ऐप है क्या,
लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, चीते की एक नाउ कॉमर्स हमारी प्लेटफॉर्म है, उसकी ऐप से आप 5 डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और 10 डिफरेंट सिटीज़ में। अच्छा, जी, तो हमने स्टार्ट लाहौर से किया था और अब हम 10 डिफरेंट सिटीज़ में एक्सपैंड कर चुके हैं। और हम लोग जो है आपको फूड डिलीवरीज करते हैं, तो मतलब रेस्टोरेंट से खाना, उसके अलावा ग्रोसरी डिलीवरीज हैं, मेडिसिन्स की डिलीवरीज हैं, एक टिफ़िन है और एक एरेंड है। तो ये 5 सर्विसेज एक ही ऐप अच्छा, है इन जिसमें 5 आपको सर्विसेज available के है। बारे में मैं डिटेल्स में आयशा से जानूंगी, लेकिन ये चीते ऐप किस तरह से काम करती है पहले आपको वो दिखाते हैं। आपका एरेंड का ऑर्डर। कम यार टाइगर, इसको पिंक पसंद है। चीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी। यूज कोड चीते एंड गेट फ्लैट 40% ऑफ ऑन फूड एंड 15% ऑफ ऑन फार्मा एंड ग्रोसरी। जी तो नाज़रीन, ये आपने ऐड देखी और इससे आयशा मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसान है। आप कभी भी किसी भी टाइम सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं और बासानी आपके घर तक वो पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ जो हम देखते हैं हर्डल्स आ जाती हैं जो लोगों को एक्चुअली मुश्किलात होती हैं, वो ये होती हैं कि जब आप किस बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं या कोई चीज़, आपकी टाइम ड्यूरेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, फिर क्वालिटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चीते इसको कैसे इंश्योर करता है? तो हमारी जो डिलीवरी टाइम है वो विदिन 30 to 40 मिनट्स हम आपको डिलीवर कर देंगे, विच इज़ वाई वी आर नाउ कॉमर्स। तो मतलब इंस्टेंट डिलीवरी है हमारी, और हमारे राइडर्स जो हैं उनकी स्ट्रिक्ट, स्पेशली आजकल की कंडीशंस में स्ट्रिक्ट SOPs हैं जो वो फॉलो करते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। ये इस चीज़ से लोग एक्चुअली डरते हैं कि अब जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें की जा रही हैं या नहीं। जी, तो उनके स्ट्रिक्ट SOPs हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं, और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो हमें, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू लुक इनटू। बट 100% गारंटीज सारे SOPs फॉलो होते हैं, जिसमें वो डिसइंफेक्ट करते हैं अपने बैग को, वो मास्क पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, और उन्हें सैनिटाइजर्स भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। सही। अच्छा आयशा, ये बताएगा टाइम मैनेजमेंट और ये सारे SOPs जिनको फॉलो करना चाहिए वो तो आपने बता दिया कि इसका भरपूर जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। अब चीते में ये डिलीवरी के अलावा मज़ीद क्या क्या सहूलतें हैं? अगर चीते ऐप हमारे नाजरीन देखने वाले डाउनलोड कर रहे हैं तो वो मज़ीद इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? अभी आप चीते की जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो एक तो आपको जो है ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और उसमें जैसे हमारे पास पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2 पेमेंट मेथड्स थे, अब इस पॉइंट पे हमारे पास 9 पेमेंट मेथड्स हैं, जिसकी वजह से हम सारे अपने बैंक्स और पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं टू इंश्योर कि जो मर्ज़ी हो, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इजी पैसा या जैज़ कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। कैश नहीं है तो आपके पास बाकी ये सारे जो हैं अवेलेबल हैं ऑप्शंस। और अब हमने एक चीते कैश के नाम से अपना एक वॉलेट भी लॉन्च कर लिया है, जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं, उसमें आप पैसे रखें और आप जब ऑर्डर प्लेस करें तो आप अपना चीते कैश यूज़ करके और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसमें कॉन्टैक्टलेस डिलीवरीज भी प्रमोट होती हैं, बिकॉज आपकी इंटरेक्शन जो है वो राइडर के साथ नहीं होती है, वो आपके डोर स्टेप पे आके और खाना रख देंगे और आप जाके और अपना खाना पिक कर लें। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, इतनी सारी ऐप्स हैं चीते, इस इतनी सारी ऐप्स में से डिफरेंट आप क्यों समझती हैं क्यों हमारे जो देखने वाले हैं वो इसका इंतखाब करें? ये डिफरेंट ऐप से मुख्तलिफ किस तरह से? आप जो पाकिस्तान में काफ़ी डिफरेंट ई-कॉमर्स की ऐप्स हैं, लेकिन हमारी ऐप में आपको ये सारी सर्विसेज एक ही ऐप में मिल रही है। मेडिसिन आपने फार्मेसी से मंगवानी है, सर में दर्द हो रहा है, पैनाडोल चाहिए है, चीते डिलीवर कर देगा। आपको ग्रोसरी में कुछ चाहिए, अंडा दूध और आपका इसके लिए खत्म टाइम हो की गया, भी कोई मैनेजमेंट है? 30 to 40 मिनट्स जो है उसके विद इन आपको नहीं, अगर आपको delivery किसी को होगी। लेट नाइट किसी चीज़ की ज़रूरत जी, तो हम लोगों की सर्विसेज जो है वो सुबह 2 बजे तक होती हैं अच्छा, अवेलेबल। ज़बरदस्त, ठीक जी, है। तो आप सुबह 2 बजे तक जो भी आपको चाहिए होगा आपको जो है डिलीवर कर देंगे हम। सही, वो मेडिसिन हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत मेरे ख्याल से ज़बरदस्त है। कभी भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप चीते ऐप से जो है वो इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का तरीक़ेकार मैं अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर चाहूँगी कि आप शेयर कर दें।
जी, तो आप अपने ऐप स्टोर पे जाएं, iOS पे भी और गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है चीते। आपने उधर चीते लिखना है और आप डाउनलोड करके आपने साइन अप करना है और आपके पास जो है सारी कैटेगरीज और पूरा एक्सपीरियंस जो है वो सामने होगा। सही। अच्छा, डिटेल्स भी आप जो लोग ये ऐप जो है डाउनलोड करेंगे उनकी डिटेल्स आपके पास होंगी, या कोई ऐसी जगह जहां पर अगर कहीं किसी को कोई शिकायत वगैरह रजिस्टर्ड करानी है, कोई इश्यू आ जाता है? वैसे तो जो आप चीज़ें बता रही हैं बहुत ज़बरदस्त सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को अगर कोई शिकायत अपनी रजिस्टर्ड करानी है उसका तरीक़ेकार क्या जी है? हमारी ऐप में ही एक चैट फंक्शन है, उधर जाके आप हमारे जो कस्टमर सर्विस के एजेंट्स हैं उनमें रियल टाइम में उनसे आप एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और कोई भी आपको अपडेट चाहिए अपने ऑर्डर के बारे में, आपको ऑर्डर कैंसिल कराना है, जो आपको डिलीवर हुआ है उसके बारे में कुछ बात करनी है, तो वो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं और आप उनसे उसमें चैट कर सकते हैं। सही। मुझे बताइएगा अभी तक जो चीते का फीडबैक आया है उसके बारे में बताइएगा, क्या कहेंगी, कैसा फीडबैक आ रहा है? अभी के लिए तो बहुत अच्छा आ रहा है। शुरू में हम जो है प्राइमरीली थे लाहौर में, लेकिन अब सिंस हमने बाकी सिटीज़ में एक्सपैंड कर लिया है, फिर आपने देखा था कि हमने अपनी टीवीसी भी अभी चलाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस आ गई है और इस पॉइंट पे हमारी काफ़ी अच्छी फीडबैक जो है कस्टमर्स से आ रही है, जो ऑब्वियसली फिर आपके ऑर्डर्स पे भी रिफ्लेक्ट करती है। जितनी हमारी ग्रोथ हो रही है उसका यही मतलब है कि अच्छा, अब हम अपने नाजरीन की सहूलत के लिए, आपने मेडिसिन का जिक्र किया, अगर आपने ग्रॉसरी का, खाने का जिक्र किया कि आप कुछ भी मंगवाना चाह रहे हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस और कहाँ अवेल कर सकते हैं वो लोग जो कोई शॉपिंग वगैरह किसी ब्रांड से कपड़े वगैरह मंगवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें? जी, सो उसके लिए हमारी एक सिस्टर कंपनी है, उसका नाम है स्विफ्ट। सो स्विफ्ट जो है वो इस तरह डिलीवरीज कर रहे हैं, जो आपके टॉप ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में उनकी वो डिलीवरीज कर रहे हैं, वो ब्रांड से लेकर ऑल द वे टू द कस्टमर सारी डिलीवरीज हैंडल कर रहे हैं। सही। तो ये फैसिलिटी भी मौजूद है, जो लोग घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी मौजूद है। अच्छा, चीज़ों की क्वालिटी बहुत मैटर करती है आयशा, अगर आपने घर बैठे चीज़ें मंगवाई हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं कि अच्छा हमने टाइम बचाने की कोशिश की लेकिन क्वालिटी पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इसको इंश्योर किया जाता है? जी, इसीलिए हम कहते हैं जैसे अगर कुछ लोग जो है ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी इसलिए यूज़ करना चाहते हैं ताकि वो प्रोडक्ट देख सकें बिफोर वो पेमेंट करें, उसके लिए हमने एक QR का जो है मास्टर कार्ड QR का ऑप्शन एक किया और हम पहले ई-कॉमर्स हैं पाकिस्तान में जो मास्टर कार्ड QR की पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसमें जब राइडर आपके पास आएगा आप अपना पैकेज देख के और फिर उसके बाद आपने सिंपली अपनी बैंकिंग ऐप खोलनी है या जैज़ कैश, यानी अगर आप सेटिस्फाइड हैं तब आप पेमेंट कर सकते हैं। सही है, सही। अच्छा आयशा, मुझे बताइएगा इसका नाम चीते क्यों रखा गया है, इसकी कोई खास वजह? चीते जो है ये जो हमारे को फाउंडर थे उन्होंने जो है इसका नाम एक चीते रखा था। एंड चीते जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि बहुत लोग मिलजुल के फ्रेंडली दोस्तों में करते हैं, तो हम भी उसी तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दोस्त हैं। सही। अच्छा, तो अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना मेरे ख्याल से सबकी जो है प्रायोरिटी होती है। चीते अपने कस्टमर्स का ख्याल किस तरह से रखता है कि उनकी नीड्स, टाइम, सब चीज़ें, आप पेमेंट को इंश्योर करें कि जितने की चीज़ है उतने में ही पहुंच रही है, क्योंकि घर बैठे अगर हम सम टाइम देखते हैं आपको डोर स्टेप पे कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि महंगी चीज़ हमें मिली है, तो इन चीज़ों को कैसे इंश्योर किया जाता है, कस्टमर का ख्याल खास तौर पे कैसे रखा जाता है? जी, तो जब वो ऑर्डर कर रहे होते हैं प्लेस कस्टमर, तो उन्हें जो है ऑलरेडी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो जैसे अगर उन्होंने खाने की डिलीवरी करनी है, रेस्टोरेंट्स वो चूज़ करेंगे, फिर वो अपना खाना जो है चूज़ करेंगे, कार्ट में डालेंगे और चेकआउट कर लेंगे। और उसी तरह ग्रोसरीज और मेडिसिन में भी उनके पास जो डिफरेंट फार्मेसीज होंगी या ग्रोसरी स्टोर्स होंगे उनसे वो चूज़ करके अपनी पसंदीदा ग्रोसरी स्टोर या फार्मेसी से चूज़ करके और उधर से ही ऑर्डर कर सकते हैं। सही, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब इसको आगे इन्हांस करने के बारे में सोचा जा रहा है कि मज़ीद भी इसमें चीज़ें ऐड की जाएं, क्योंकि जब कस्टमर्स का एतमाद बढ़ता जाता है ना तो आप चीज़ें मज़ीद ऐड करना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं? अभी के लिए तो हमारा एक्सपेंशन है कि हम बाकी ज़्यादा सिटीज़ में भी एक्सपैंड करें और काफ़ी और भी हम सोच रहे हैं कि वर्टिकल्स जो हैं अपने ऐड करें। सही। तो ये ऐप डाउनलोड करने का तरीक़ेकार क्या है, आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम पहले आपको वो जी नाज़रीन, आपने देखा चीते एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज भी दे रहे हैं जो कोविड की वजह से हम लोगों को बार बार मैसेज देते रहे हैं, तो जहाँ पर अपने कस्टमर्स का ख्याल रखा जा रहा है, चीते हर चीज़ को आसान बना रहा है, वहीं पर कोविड के हवाले से भी एक ज़बरदस्त मैसेज जो है कितना ज़रूरी है, जो हमारी सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स की नीड को देखते हुए अपने आप को चेंज करना, मुझे ये बताइएगा। जी, तो इसीलिए हम
हम लोगों ने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी स्टार्ट की है, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्री पेमेंट कर दें, या जैसे अभी आपने वीडियो में देखा है मास्टर कार्ड QR के थ्रू पेमेंट कर दें, और उसमें आपके डोर स्टेप पे जो है वो डिलीवरी पैकेज जो है वो ड्रॉप कर देंगे, एंड देन फिर उसके बाद वो बेल बजा के या आपको कॉल करके पीछे हट जाएंगे और आप जाके अपना पैकेज उठा सकते हैं। तो आपको हमारे राइडर के साथ भी या किसी के साथ भी इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जैसे कि मैसेज दिया गया है चीते की इस ऐड में कि आप महफूज रहें, तो आप महफूज भी रह सकते हैं। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को, वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि अब उन्होंने चीते ऐप डाउनलोड करनी है और घर बैठे अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? चीते डाउनलोड ऐप डाउनलोड करें और आप हमारी सर्विसेज अवेल करें, एंड आई कैन गारंटी यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सही, और यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल से कंफर्मेशन होती है कि आप के पास जो चीज़ मौजूद है, आप जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कम से कम ये तसल्ली होती है कि आपका तमाम तर सामान जो है वो भी आपके पास टाइमली पहुँच जाएगा और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो आई मस्ट से कि आप चीते डाउनलोड करें और ज़रूर यहाँ से जो है वो चीज़ें मंगवाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हम ज़रूर आयशा के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच आयशा, एंड विश यू गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, मैंने अक्सर मिसाल सुनी थी कि छोटी उम्र में बड़े बड़े कारनामे लोग दिखा देते हैं, और जब आप इसको अपनी आंखों के सामने देखते हैं ऐसी कोई मिसाल, तो आप हैरान भी रह जाते हैं। और मैं तो ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी रह गई हूँ। तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस टैलेंट को मनवाने के लिए, उस टैलेंट को दिखाने के लिए। और आज ऐसा ही एक टैलेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नन्ना मौसीकार है मूसा रज़ा, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल है, और 8 साल की उम्र में उन्होंने क्या कमाल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त गाया है और वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। जैसे कि कल 14 अगस्त है, तो वो जो जज्बा एक होता है ना, जिसकी मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं, वो जज्बा मैं अब खुद ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं तो कह रही थी भूल चुके हैं, लेकिन हमारे नौजवानों के साथ साथ इस नन्हे बच्चे में वो जज्बा नजर आ रहा है। तो आपका तारुफ करवाएंगे मूसा रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मूसा। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक। आप ठीक हैं और आप बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। आप तो पूरी 14 अगस्त की तैयारी करके आए हैं। आपको पता था शो में आना है तो पूरी तैयारी करनी है? जी जी हाँ जी। तो मूसा शो की वजह से जबरदस्त तैयारी करके आए हैं। मूसा, मुझे सबसे पहले बताएं, सिंगिंग कब से स्टार्ट की है, कितनी देर हो गई है गाते हुए? अच्छा, मूसा ने मुझे ना अभी ऑफ कैमरा बताया था कि तकरीबन कोई इसको 6 माह हो गए हैं गाना गाते हुए, और 6 माह में ज़बरदस्त इसने गा के भी दिखाया है और वतन से मोहब्बत का इजहार भी किया है। मूसा, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? बग्गा जी। अच्छा, कौन सा गाना उनका सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सॉन्ग का पसंद है। अच्छा जी, उनका सॉन्ग भी पसंद है। मुझे ये बताएं, स्कूल में आप 2 क्लास में हैं, तो किस तरह से आप स्कूल को भी मैनेज कर लेते हैं, अपना सबक भी लेकर चलते हैं और साथ साथ सिंगिंग भी, दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है आसानी से? जी। टीचर ये तो नहीं कहती हैं कि आपका सारा ध्यान सिर्फ गाने की तरफ ही है? नहीं। नहीं कहती हैं। अच्छा, स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में? जी। कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? डे में करता हूँ। हाँ। और पार्टिसिपेट हमें स्कूल में और भी आते हैं। अच्छा, जितने इवेंट स्कूल में आते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो मूसा से मैंने ये जानना है कि प्रैक्टिस कितनी करते हैं, लेकिन सबसे पहले मूसा का सॉन्ग आपको दिखाते हैं। तो मूसा रज़ा का आपने ये मिली नगमा पाकिस्तान जिंदाबाद सुना। मूसा, कैसा लगा? लोगों को पसंद आया? कल ये रिलीज भी होने जा रहा है, तो कितने एक्साइटेड हो आप? खुश हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ इसकी प्रैक्टिस कितनी देर की थी, किसने सिखाया था? ये मेरे शुएब एक टीचर हैं, चाचू हैं। चाचू हैं, चाचू ने सिखाया था, और चाचू ही टीचर भी हैं, क्योंकि जब उन्होंने सिखाया तो वो ऑब्वियसली आपके टीचर भी हुए। मुझे ये बताओ कि कितना टाइम लगा था? हर रोज प्रैक्टिस करते थे इसकी? जी। और कितना टाइम देते थे हर रोज? मैं बहुत एक टाइम। अच्छा जी, एक टाइम रखा हुआ था। मुझे ये बताओ कि कैसा लग रहा है जब ऐसे अपने आप को देख रहे हो गाते हुए, परफॉर्म करते हुए? ये ऊपर आपने प्रैक्टिस भी पूरी परफॉर्मिंग की भी की होगी, तो ये भी चाचू ने सिखाई थी सारी? जी। अच्छा, तो मुझे बताओ, कल आपका ये सॉन्ग जो है रिलीज होने के लिए जा रहा है, तो एक्साइटेड हो, खुशी हो रही है? बहुत। तो अम्मा खुश हो रही हैं, घर में सब लोग खुश हैं?
اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اس کی تیاری بھی کی, اب آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ یہ ریلیز بھی ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو وطن سے محبت جیسے کل 14 اگست بھی ہے, پاکستان زندہ باد اس سانگ میں بار بار آ رہا ہے, کیسا لگتا ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہوئے؟ بہت اچھا. اچھا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. پاکستان زندہ باد. یہ زبردست نعرہ تھا. اچھا موسیٰ, ہم نے آپ کا سانگ اپنے ناظرین کو وہاں تو دکھایا, یہاں پہ ہمیں کیا گا کے سناؤ گے؟ سانگ جی بگا سناؤ, جی کا. جی سناؤ, جی سناؤ. دل کی ہمت وطن, اپنا جذبہ وطن, ہم کی سچی لگن, سیدھا رستہ وطن. دل کی ہمت وطن, اپنا جذبہ وطن, ہم کی سچی لگن, سیدھا رستہ وطن. کھائی ہے یہ قسم, کھائی ہے باہودہ, سنے دشمن سے بھی یہ وطن ہے صدا. ہر دل کی آواز, دل دل کی آواز, پاکستان زندہ باد. زبردست, پاکستان زندہ باد. اور یہ جذبہ جو ہے اسی کی ضرورت ہے آج ہم سب کو, کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں اور اس چیز کو سمجھیں بھی. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ہے موسیٰ رضا. ہم بات کر رہے ہیں ٹیلنٹ کی, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی جو کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں وطن سے, اور 14 اگست کے حوالے سے ملی نغمے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور چھوٹا سا بچہ جس نے ہمیں جوائن کیا شو میں تعارف کرانا چاہوں گی, محمد ابراہیم, جو کہ 10 سال کے ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت اچھا گاتے ہیں. انہوں نے بھی 14 اگست کی مناسبت سے ملی نغمہ گایا ہے, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم سے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم ابراہیم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, گانے کا شوق کب سے ہے؟ گانے کا شوق 2-3 سال سے. 2-3 سال سے, ماشاءاللہ. ابھی آپ 10 سال کے ہیں, یعنی آپ کو 6-7 سال کی عمر سے گانے کا شوق ہے. تو کون سکھاتا ہے؟ مجھے سر گفن جیمز. انسپریشن کون تھا آپ کی؟ کس کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ میں سنگر بنوں, گانا سیکھوں؟ محمد رفیع. اچھا, زبردست. اچھا جی, تو آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی کتنی بڑی بڑی انسپریشن ہے جن کو دیکھ کے وہ گانے کی طرف آئے. تو ابراہیم مجھے بتائے گا, سٹڈی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے گانے کے ساتھ ساتھ؟ نہیں. کتنا ٹائم دیتے ہیں سنگنگ کو؟ میں سنگنگ کو 1-2 گھنٹے. 1-2 گھنٹے دیتے ہیں. پریکٹس کتنی ضروری ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں؟ بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں. اچھا, سنگر بننا مشکل ہے؟ اگر آپ محنت کریں تو آپ بن سکتے ہیں. زبردست, محنت کریں تو آپ بن سکتے ہیں, محنت کر کے تو آپ سبھی کام کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے 14 اگست کی مناسبت سے گانا تو گایا ہے, پہلے اپنے ناظرین کو وہ سنا دیتے ہیں, پھر میں ابراہیم سے مزید بات کروں گی. جی دکھائیے گا. جی, میرا پاکستان. تو ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہے. ابراہیم, وطن کے لیے آپ کچھ گائیں تو کیسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے؟ جی. اچھا, ابراہیم کے بارے میں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ویسٹرن کلاسک جو ہے ابراہیم گاتے ہیں, اور پیانو کا بھی بہت زیادہ شوق ہے. تو کب سے بجا رہے ہیں پیانو؟ پیانو بھی مجھے 2 سال ہو گئے. 2 سال ہوئے ہیں, اور اچھا بجا لیتے ہیں؟ جی, اچھا بجا. ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں ابھی؟ اچھا مجھے بتائیں, اپنے گانوں پہ پیانو بجاتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. ہاں. اچھا جی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کتنا ٹیلنٹ ہے ان میں, اور سیکھنے کی کتنی لگن ہے. سیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ میں ایک خوبصورتی جو ہے وہ سیکھنے سے ہی پیدا ہوتی ہے, نکھار جو ہے وہ سیکھنے سے ہی آتا ہے. تو ابراہیم مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ ہمیں کوئی گانا سنائیں ہمارے ناظرین کو جو آپ کو خود بہت زیادہ پسند ہو. اچھا, مجھے کوئی بھی ایسا سانگ ہو, کوئی بھی ایسی ملی نغمہ جو ہے جو آپ کو خود بہت زیادہ پسند ہو. یہ دیس مجھے ہے پیارا, یہ میرا پاکستان, خدمت اس کی ہی کرنا ہے میرا یہ ایمان. میرا پاکستان, میرا پاکستان, میرا پاکستان, میرا پاکستان. بن کے سپاہی ایک دن کرنے سرحد کی حفاظت, جاؤں گا جس دم میں بھی ہو میری یہی عبادت. بن کے سپاہی ایک دن کرنے سرحد کی حفاظت, جاؤں گا جس دم میں بھی ہو میری یہی عبادت. ناز کرے گی مجھ پر میرے ملک و قوم کی آن, یہ دیس مجھے ہے پیارا, یہ میرا پاکستان,
खिदमत इसकी ही करना है मेरा ये ईमान। मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त गाया है। और फिर जब आप अपने मुल्क के लिए इतने प्यारे एहसासात रखते हैं तो एक्चुअली जो है वो देख के खुशी होती है कि बच्चे इतने ज़्यादा जो हैं वो जज्बा हुब्बुल वतनी से हमें सरशार नज़र आते हैं। तो इब्राहिम, मुझे ये बताइएगा, आपने सिंगिंग ऑब्वियसली आगे कंटिन्यू रखनी भी होगी, तो मुझे बताएं किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी स्टडी भी? ये भी ऐसा तो नहीं कि घर वाले कहें कि अच्छा अब आप स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो म्यूज़िक छोड़ दें? घर वाले साथ दे रहे हैं प्रॉपर? जी जी, सही, अम्मा अब्बा की सपोर्ट है आपको? अच्छा, स्टडी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। सिंगिंग भी करेंगे, स्टडीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें देखने वालों को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, और आपको अगर सिंगिंग का शौक़ है तो आप पूरी मेहनत से, लगन से उसको गाएं और सीखें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच एंड विश गुड लक। नाज़रीन, आपने देखा कि नन्हे इब्राहिम ने मैसेज कितना ज़बरदस्त दिया है। मेहनत करें, मेहनत की हम सबको ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जिस अज़म की हम बात कर रहे हैं कि हमें अज़म करना है 14 अगस्त के दिन, और वो यही अज़म अगर हो जाए कि हमने सबने मिलकर मेहनत करनी है तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं नाज़िया हसन को, जिनकी आज 20वीं बरसी है। मैं आपको बताती चलूँ जी, पॉप गुलकारा नाज़िया हसन को बिछड़े 20 बरस बीत गए हैं। नाज़िया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई थी और खूबसूरत आवाज़ उनकी आज भी हमारे कानों में रस खोल रही है। तो ज़बरदस्त आवाज़ की हामिल ये गुलकारा आज भी अपने मद्दाहों में उतनी ही याद की जा रही हैं, उतना ही लोग इनके काम को सराह रहे हैं। नाज़िया हसन ने बरसगीर में पॉप म्यूज़िक की बुनियाद रखी। खूबसूरत आवाज़ आज भी कानों में रस घोल रही है। इनके मद्दाह आज भी इनके गाने जो हैं हर तरफ हमें गुनगुनाते नज़र आ रहे हैं, और आज के दिन इनके गाने हम आपके साथ शेयर ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलें आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने नाज़िया हसन की खूबसूरत आवाज़ एक बार फिर से सुन ली। उनके मद्दाह जो हैं वो आज भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इनको याद करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गाने जो हैं वो आज भी उसी तरह से ज़िंदा हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से मार्केटें सज चुकी हैं और ख़रीदार जो हैं वो हमें हर तरफ नज़र आ रही हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सजाई हैं, घरों में झंडे लगाए हैं, झंडियाँ लगाई हैं। तो मार्केट की सूरत हाल अफीफ़ा नसरुल्लाह से जान लेते हैं। जी अफीफ़ा, ओवर टू यू। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुल्क भर में इस वक्त मनाई जा रही हैं और कल जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में मनाई जाएगी। उस हवाले से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक लिबर्टी में मौजूद हूँ, मेरे पीछे स्टॉल्स है। स्टॉल में हर किस्म की यहाँ पर अशिया देखने को मिलेंगी। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर हैं, जिनमें बैंड्स हैं, बैजिज़ हैं, उसके साथ साथ कैचर्स हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर मास्क जो बनाए गए हैं वो पाकिस्तानी झंडे से हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से मास्क का इस्तेमाल है, तो मास्क पे भी पाकिस्तान को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा हर किस्म के यहाँ पर मास्क है और इन पर पाकिस्तान के झंडे बनाए गए हैं, अमन का पैगाम लिखा गया। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कपड़े ख़रीदने के लिए आए, बच्चों के लिए। आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? मैं कुछ देखने के लिए, मैं तो एक ऑटो ड्राइवर हूँ और मैं फ्लैग ख़रीदने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे ऑटो पे लगाना है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, तो पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे दिल में है। तो उस मोहब्बत को उजागर करने के लिए सारे मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को एक पैगाम देने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अफीफ़ा। लोग तो ख़रीदारी कर रहे हैं, जश्न आज़ादी की तैयारियां मना रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल हम हर तरह से रखते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। अब जब आप रोड पे जा रहे हैं तो आपने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। तो सर्विस टायर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप महफूज भी रहेंगे। मैसेज है सर्विस टायर की जानिब से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। घर वाले चूँकि आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपका वेट कर रहे होते हैं, तो आपने महफूज घर किस तरह से पहुँचना है। सर्विस टायर ही हैं जो आपको देते हैं रोड पे सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रिप। यूरोपियन स्टैंडर्ड पर लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी से ये टायर्स बनाए गए हैं और आम टायर से ये 20% कम घिसते हैं और लाइफ टाइम भी इनकी ज़्यादा है। 40% आम टायर से ये ज़्यादा जो है वो वक्त निकाल लेते हैं। आला क्वालिटी इंपोर्टेड पिलर से बनाए गए ये टायर्स हैं और आपको महफूज भी रखते हैं, रोड पे ग्रिप भी रहती है। सर्विस टायर पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं और सब जानते हैं कि सर्विस जैसी ग्रिप किसी और टायर की नहीं है। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को सर्विस टायर से
मजबूत ग्रिप देना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी टाइम पे पहुंचेंगे, रोड पे आपका सफ़र भी जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाएगा। तो सर्विस टायर की जानिब से मैसेज ये है कि अगर आप सर्विस टायर का इस्तेमाल करेंगे आपका सफ़र भी महफूज रहेगा और आप अपने टाइम पर घर भी पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ एक ज़बरदस्त चीज़ जो कि आप देखते हैं कि टायर जल्दी घिस जाते हैं, सर्विस टायर का इस्तेमाल करेंगे तो ये मसला भी आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। हमने पूरी कोशिश की कि आपको शहर की सूरत हाल भी बताएं और जो हमारी न्यूज़ थी उनके साथ साथ आपको शहर की हर खबर से हमने बाखबर भी रखा और कुछ नन्हे मेहमानों से भी आपको मिलवाया, टैलेंट भी हमने अपने शो में आपको दिखाया है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।